बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हो स्टूडेंट आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लाया हूं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि आज हम पार्ट 1 फर्स्ट ईयर की जो केमिस्ट्री है हमारी, उसका मैं चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने लगा हूं। और आज हम उसका जो फर्स्ट टॉपिक है, आप उसको इंट्रोडक्शन कह सकते हो, वो हम स्टडी करने लगे हैं, जिसके अंदर हम बेसिक जो हमारी चीज़ें हैं केमिस्ट्री की, वो आज हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। और ये जो हमारा चैप्टर है बच्चे, इसका नाम ना है बेसिक कॉन्सेप्ट। इस बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर हमने बहुत सारी बातें तो वो पढ़नी हैं जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी होती हैं। कुछ हम नई बातें और भी पढ़ेंगे जो कि थोड़ी एडवांस भी होंगी। और इसके अलावा अगर बेटा मैं आप लोगों को इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस बताऊं कि बोर्ड के अंदर हमने इसको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, तो बच्चे याद रखना, इस चैप्टर में से हमारे पास बोर्ड के जो पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं उनके अंदर इस चैप्टर में से हमारे पास 2 MCQs आते हैं जो कि 2 मार्क्स के होते हैं। और इसके अलावा जो है वो 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। आप लोग काइंडली इसको नोट करते रहिएगा ताकि आपको आइडिया हो कि हमने इस चैप्टर को अगर याद करना है, अगर ये चैप्टर हमें आता है तो हम कितने मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो 2 MCQs आएंगे 2 मार्क्स के, और 3 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, और बच्चे वो होते हैं 6 मार्क्स के, और एक होता है लॉन्ग क्वेश्चन और वो होता है 4 मार्क्स का। और वो जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है बच्चे, वो या तो थ्योरी का होता है या फिर न्यूमेरिकल होता है। आपके पूरे पेपर के अंदर सिर्फ 2 न्यूमेरिकल्स होते हैं और एक न्यूमेरिकल मोस्टली इसी चैप्टर का भी होता है। जैसे इस साल अगर मैं 2020 की बात करूं तो आपके पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं उनके अंदर चैप्टर 1 से न्यूमेरिकल आना है, और इससे पिछले साल 19 में थ्योरी का क्वेश्चन आया था। तो मैंने अपनी सारी वीडियो भी बनानी है, और आप लोग अपने कॉलेजेस वगैरह में पढ़ोगे तो इस चैप्टर को आपके सारे टीचर्स जो हैं वो थ्योरी के तौर पे भी तैयार करवाते हैं और साथ में न्यूमेरिकल्स भी करवाते हैं। तो इस तरीके से 4 नंबर का आपका एक लॉन्ग हो गया, 6 के आपके शॉर्ट हो गए, और 2 MCQs। इस तरीके से 12 नंबर आपके आ जाएंगे अगर आपको सिर्फ केमिस्ट्री का ये चैप्टर 1 आता हो। टोटल चैप्टर आपके पास 11 है। तो इस तरीके से इन 11 चैप्टर जो कि आप लोगों का बोर्ड के अंदर पेपर होता है वो टोटल 85 मार्क्स का होता है। तो आज जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ इस लेक्चर 1 में स्टडी करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ बच्चे, वो बेसिक्स चीज़ें हैं हमारे पास, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हम शेयर करेंगे। बेटा जी, जो हम सबसे पहले स्टार्ट करने लगे हैं, आप लोग मोस्टली, मैं जब क्लास पढ़ाता हूं तो बच्चों से पूछता हूं कि भाई केमिस्ट्री को डिफाइन करो, तो मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं जिनको केमिस्ट्री की डेफिनेशन नहीं आ रही होती। वो 9th क्लास से 9th क्लास में भी आप लोगों ने ये डेफिनेशन पढ़ी होती है, लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि क्यों आप लोगों को फिर भी नहीं समझ आ रही होती और केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट समझ रहे होते हो। बच्चे, ये बहुत ही आसान सा सब्जेक्ट है, एक हलवा प्रोग्राम, इसको समझ के ना याद किया करो, और सिर्फ आप ना इसको इंटरेस्ट, थोड़ा सा ना इसको इंटरेस्ट दे के पढ़ो, ये आपको बहुत आसान लगेगा। अच्छा बच्चे, मैं आप सबसे पहले जो आज आपके साथ शेयर करूँगा, मैं पहले आपको बताऊँगा केमिस्ट्री क्या होती है। इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि एटम क्या होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं, और हिस्ट्री ऑफ एटम क्या है। तो ये वाली बातें जब हम शेयर कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आपका जो पहला लेक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले हम केमिस्ट्री को डिफाइन करते हैं।
मैं बच्चों से अक्सर पूछता हूं कि अगर केमिस्ट्री को एक लाइन में डिफाइन करना हो तो आप कैसे करोगे। तो बच्चे याद रखना, कभी भी आपको केमिस्ट्री को एक लाइन में डिफाइन करना हो तो आपने कहना है कि सर द स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। मीन्स आप लोगों को ये जरूरी नहीं है यहां शुरू हो जाओ कि सर इट इज द ब्रांच ऑफ फलां फलां। अगर कोई भी आपसे पूछे कि भाई बताओ ये केमिस्ट्री क्या है, तो आपने कहना है सर स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। उसका आपका जवाब सुन के वो थोड़ा खामोश हो जाएगा, पूरा खामोश नहीं होगा। चलें जी, आप लोगों ने सबसे पहले तो यही लिख लेना है, हेडिंग लगा लो केमिस्ट्री की और उसके अंदर लिखो कि द स्टडी ऑफ मैटर, स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। अब वो बंदा ज्यादा देर खामोश नहीं रहता, वो आपसे फौरन पूछेगा कि भाई आप मैटर के अंदर क्या स्टडी करते हो। तो आपने कहना है सर मैटर के अंदर हम मैटर की 4 चीजें यहां स्टडी करते हैं। वो 4 चीजें कौन सी हैं बच्चे? एक हमारे पास है मैटर की कंपोजिशन, कि वो मैटर किस चीज से मिलके बना है, बनावट बोलते हैं। नंबर 2 पे हम लोग बोलते हैं इसको स्ट्रक्चर को, कि हम जी मैटर का यहां स्ट्रक्चर भी स्टडी करते हैं। इसके अलावा हमारे पास मैटर की प्रॉपर्टीज, खसूसियात जिसे हम बोलते हैं, उनको हम यहां स्टडी करते हैं। और जो लास्ट वन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिनसे आप बहुत डरते हो, वो होते हैं मैटर के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन। तो मालूम हुआ कि जब हम ये 4 चीजें मैटर की स्टडी करेंगे तो बच्चे याद रखना केमिकल रिएक्शन को जब हम स्टडी करेंगे तो ये हमारी स्टडी क्या कहलाती है? केमिस्ट्री। तो अब आपसे कोई भी पूछे आप केमिस्ट्री की अच्छे वाली डेफिनेशन सुनाओ, तो आप कहते हो सर इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील with the study of properties, composition, structure and chemical reactions of matter is called chemistry। अब यहां वो थोड़ा खुश होगा कि अच्छा भाई इसको पता है कि हम मैटर के अंदर मैटर की प्रॉपर्टीज को, उसकी कंपोजिशन को, उसके स्ट्रक्चर्स को और उसके अंदर वकू पजीर वाक़े होने वाले, अक्कर होने वाले केमिकल रिएक्शंस की जब हम स्टडी करते हैं तो बेसिकली वो हमारी स्टडी क्या कहलाती है? केमिस्ट्री। अच्छा, अब भी वो खामोश नहीं रहने वाला, उसने फौरन ही आपसे अगला सवाल पूछना है कि बताओ ये मैटर क्या होता है। तो अगली हेडिंग डेफिनेशन सारे लोग लिख लो कि इट इज द ब्रांच ऑफ science that deal with the study of properties, composition, structure and chemical reaction of matter is called chemistry। चलें नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, मैटर क्या होता है जी। अब उस बंदे का अगला सवाल आपके पास आ गया है कि भाई ये मैटर क्या है। एक तो लोग आपसे पूछते हैं ना भाई क्या मैटर है, ये वो मैटर नहीं है, वो इंग्लिश वाला होता है मामला। हमारा ये मामला नहीं है जी, हमारा जो मैटर है यहां इसको हम उर्दू में बोलते हैं मादा। बच्चे ये जो मादा होता है या ये जो मैटर है
ये मादा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 9th क्लास उर्दू मीडियम के साथ पढ़ के आए होते हैं, वहां उनको नहीं पता होता मैटर क्या होता है, उन्होंने पढ़ा होता है जी मादा क्या होता है। तो बच्चे ये जो मादा होता है या ये जो मैटर होता है, सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मैस। कोई भी चीज इस कायनात में जिसके पास वजन भी हो, जिसने जगह भी घेरी हो, तो हम उसको किस नाम से पुकार सकते हैं? मैटर। तो माशाल्लाह आप लोगों ने खुद वजन भी रखा हुआ है जी, आपके पास आपका वजन भी है, और आप जब बैठते हो या खड़े होते हो तो आपने जगह भी घेरी होती है। तो इट्स मीन कि इटसेल्फ आप खुद क्या हो? मैटर। आपको जितनी भी चीजें आपके आमने सामने पड़ी हुई हैं घर के अंदर, आपके घर का पंखा, छत, दीवार, खाने पीने की चीजें, बच्चे ये सारी क्या कहलाती हैं? मैटर। इसलिए कभी कभी मैं इस बात को ऐसे भी कह देता हूं कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड मैटर, कि इस कायनात की हर चीज क्या कहलाती है? मैटर। लेकिन यहां फिजिक्स के जो कुछ दोस्त हैं वो इस बात पे एतराज करते हैं कि नहीं जी आप ऐसे नहीं कह सकते कि हर चीज क्या है? मैटर। वो कहते हैं ये जो लाइट है, ये जो एनर्जी होती है, ये मैटर नहीं है। तो बच्चे फिजिक्स के साथ हमारा झगड़ा नहीं है, इसलिए हम कहते हैं भैया आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हाँ, लेकिन हम भी सही कह रहे हैं। हम भी कह सकते हैं कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड मैटर। तो बच्चे आप लोगों ने यह कह देना है सबसे पहले डेफिनेशन कि मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस and has mass is called matter। और नीचे हेडिंग लगा लो एग्जाम्पल की, और उसके नीचे लिख लो एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड मैटर। मेरे हाथ में देखो ये बोर्ड मार्कर है, इसको हम क्या कह सकते हैं? मैटर। क्यों? क्योंकि भाई इन्होंने मेरे हाथों पे जगह भी घेरी हुई है और इनका वजन भी है जो मुझसे नहीं उठाया जा रहा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है? मैटर। तो ये हर चीज क्या है? मैटर। हवा के अंदर गैसेस हैं, उन्होंने ये एटमॉस्फेयर घेरा हुआ है, उनका वजन भी है, लिहाजा वो भी क्या है? गैसेस हैं। पानी वो भी क्या है? वो भी आपके पास क्या कहलाते हैं? दोनों, हवा हो गई, पानी हो गया, मट्टी हो गई, ये सारे क्या कहलाते हैं? मैटर। चलते हैं जी, हमारा पहला पॉइंट क्लियर हुआ आज का कि केमिस्ट्री क्या है। अब हमसे कोई भी पूछेगा, आई होप सो कि आप उसे जरूर बताओगे कि सर केमिस्ट्री ये होती है। चलते हैं आज के हम अपने सेकंड पॉइंट पे, एटम। अब यहां पे अगेन हमारा झगड़ा शुरू हो जाता है। मैं क्लास में मोस्टली जब लोगों से पूछता हूं कि भाई बताओ एटम क्या है, तो ऐसी ऐसी बातें डिस्कवर करके ले आते हो आप लोग कि मुझे समझ नहीं आ रही होती। तो चले सबसे पहले मैं एटम को डिफाइन करता हूं कि ये एटम होता क्या है। बच्चे मैं एटम की आपके साथ दो डेफिनेशन शेयर करने वाला हूं जो आपकी बुक के अंदर मौजूद हैं। सबसे पहले डेफिनेशन एटम की है जी कि इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। एटम एलिमेंट का एक छोटा सा पार्टिकल है जो कि किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। उस छोटे पार्टिकल को बच्चे हम क्या कहते हैं? एटम। तो अगर इसको डिफाइन करना चाहो तो आप कह सकते हो कि सर इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। मींस दो बातें आपने याद रखनी है। एक तो ये छोटा पार्टिकल होता है, ठीक हो गया जी, हम मानते हैं, आज भी मानते हैं। और जब
से केमिस्ट्री स्टार्ट हुई है तब से लोग इस बात पे यकीन रखते हैं कि एटम वाकयातन एक छोटा पार्टिकल है। कितना छोटा पार्टिकल है अगला मेरा लेक्चर एक होगा, उसके अंदर मैं डिटेल में बताऊंगा। उस टॉपिक का नाम है एविडेंस ऑफ एटम। तो अभी इस चक्कर में मैं नहीं पढ़ रहा, अभी जस्ट मैं आपके साथ इतना शेयर करने लगा हूं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। मैंने बोला कि इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट that can take part in a chemical reaction is called atom। मीन्स हमें पता चल गया है जी एटम क्या होता है, छोटा पार्टिकल। किसका? एलिमेंट का। मीन कोई आपसे भी आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि बेसिकली जो आपके पास एलिमेंट्स होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? एटम। ऐसे भी बोल सकते हो। अब बच्चे देखो, मैंने बोला कि इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। अगली बात, दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एक तो डेफिनेशन इसकी ये है। एक और डेफिनेशन मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो आपके साथ शेयर करता हूं और मैं फिर उसको आगे एक्सप्लेन भी करूंगा। दूसरी डेफिनेशन एटम की जो मोस्टली मैं बच्चों को बताता हूं और आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूं, मैं इसको इस तरह कहता होता हूं कि जी एटम एक ऐसा छोटा पार्टिकल है। इस बात पे मैं अभी भी इत्तेफाक करता हूं, जो मैं पहले बोल चुका हूं, अब फिर वही बोलने लगा कि एटम एक ऐसा छोटा पार्टिकल है जो आजादाना तौर पे, जिसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती, उसे हम बोलते हैं आजादाना तौर पे, इंडिपेंडेंटली। एटम एक ऐसा छोटा पार्टिकल है जो आजादाना तौर पे रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। मींस कुछ हमारे पास एटम ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं और कुछ हमारे पास एटम ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगा कि वो कौन से एटम हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं और वो कौन से एटम हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो अभी आपने जस्ट डेफिनेशन याद रखनी है क्या, कि एटम एक ऐसा छोटा पार्टिकल होता है जो इंडिपेंडेंटली तौर पे, आजादाना तौर पे रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। तो जल्दी से लिखो कि इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, ये भी बोल सकते हो, दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली और नॉट। के एटम एक ऐसा छोटा पार्टिकल है एलिमेंट का जो इंडिपेंडेंटली तौर पे, आजादाना तौर पे रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। कि इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली और नॉट इज कॉल्ड एटम। अगले पॉइंट पे अब मैं जाने लगा हूं। अब वो कौन से एटम हैं, मैं जैसे ही आप लोगों को ये बताते हो ना ये डेफिनेशन, उनका फौरन ही यही क्वेश्चन आगे आता है, भाई बताओ पहले कि वो एटम कौन से हैं जो इंडिपेंडेंटली तौर पे रह सकते हैं। अगली साथ ही पूछ लेते हैं और क्यों, बताओ कि कौन से एटम हैं जो आजादाना तौर पे रहते हैं और वो आजादाना तौर पे क्यों रहते हैं। तो आप लोग हेडिंग लगा लो नीचे कि independently exist।
और इसके नीचे एक लाइन बना के लिख लेना कि, और मैं आपको वजह भी बताऊंगा, ऑल द नोबल गैसेस, जिसे हम बोलते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन और जीनॉन। बच्चे इनको हम क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस। याद रखना जितनी भी ये नोबल गैसेस हैं, इनको रहने के लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो यहां नीचे लिख लेते हैं, ऑल द नोबल गैसेस, ऑल द नोबल गैसेस कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ओके, वजह साथ ही लिख लो, और शॉर्ट क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लेता है। मैंने ये आगे आपको एक चैप्टर और में पढ़ाना है, चैप्टर 6 के अंदर, इसलिए यहां पे ये मैं क्वेश्चन नहीं लिखवाना चाह रहा। अदरवाइज यहां पे भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि वाई नोबल कैन एग्जिस्ट नोबल गैसेस कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। बताओ, आपसे पूछ सकता है कि नोबल गैसेस आज़ादाना तौर पे क्यों रह सकती हैं। आप लोगों को याद होगा 9th क्लास में आप यही बात पढ़ चुके हो कि जो नोबल गैसेस होती हैं ये स्टेबल होती हैं, क्योंकि ये डुप्लेट और ऑक्टेट रूल को ओबे कर रही होती हैं। ये ऑलरेडी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रखती हैं, इसलिए इनको किसी के साथ रिएक्ट करने की, किसी के साथ, किसी के सहारे की, किसी के साथ कंबाइन होने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज दे आर ऑलरेडी स्टेबल। तो आप यहां जस्ट ये लिख लोगे कि सर ऑल द नोबल गैसेस आर या कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली बिकॉज दे आर ऑलरेडी स्टेबल, सो दे कैन नॉट रिएक्ट विद एनी अदर सब्सटेंस और विद ईच अदर। ये ना तो किसी और के साथ रिएक्ट करने की कोशिश करती हैं और ना ही आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या होते हैं? स्टेबल। यहां पे आपके फौरन माइंड में आती होगी एक बात कि फिर जो एटम आज़ादाना तौर पे नहीं रहते होंगे वो स्टेबल नहीं होंगे। और अगली बात कि वो अगर किसी के, लाइक आपको याद होगा 9th क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता था कि बताओ एटम मिल के मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं? वाई एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। तो वहां हम आप लोगों को क्या बताते हैं कि भाई एटम मिल के मॉलिक्यूल इसलिए बनाते हैं क्योंकि एटम क्या होते हैं? अनस्टेबल। वो आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं और उसके बाद उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाती है? स्टेबल। और वो क्या बन जाते हैं? स्टेबल। इस तरीके से वो खुद को स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं? बॉन्ड बनाते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो मालूम हुआ कि यहां हम बता सकते हैं कि भाई हमारी केमिस्ट्री के अंदर इन नोबल गैसेस के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, बाकी जितने भी एटम्स हैं बच्चे, वो इंडिपेंडेंटली तौर पे एग्जिस्ट नहीं करते। उनका लिख दोगे कि जो इंडिपेंडेंटली तौर पे एग्जिस्ट नहीं करते उनमें एक्सेप्ट द नोबल गैसेस ऑल अदर एटम्स कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली बिकॉज दे आर अनस्टेबल एंड दे वांट टू बिकम स्टेबल। वो अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। उनमें अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, कार्बन है, सल्फर है, जितने भी ये एलिमेंट्स आपके नाम आपने सुने हुए बड़े मशहूर से बच्चे, ये सारे इंडिपेंडेंटली तौर पे एग्जिस्ट नहीं करते। इनको किसी के सहारे की जरूरत होती है और ये कंबाइन स्टेट में पाए जाते हैं। देखो हाइड्रोजन आपको H2 की फॉर्म में नजर आता है, H2O की फॉर्म में नजर आता है, इस तरह NH3 की फॉर्म में नजर आता है। मींस अकेला मौजूद नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये उस वक्त क्या होता है? अनस्टेबल, और ये फिर अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। चलें जी, हमें पता चल गया कि एटम क्या होता है, और कुछ एटम ऐसे होते हैं जो आज़ादाना तौर पे नहीं रह सकते और कुछ एटम ऐसे होते हैं
जो आज़ादाना तौर पे रह सकते हैं। और जो रह सकते हैं वो क्यों रहते हैं? क्योंकि वो स्टेबल होते हैं। और वो कौन है? नोबल गैसेस। और जो नहीं रह सकते और नोबल गैसेस के वो अलावा हैं, और वो क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं और वो अपने आप को क्या करना चाहते हैं? स्टेबल। चले मैं नेक्स्ट हमारा जो थर्ड पॉइंट है आज का, मैं उसके ऊपर आ चुका हूं। ये है जी सब एटॉमिक पार्टिकल। अब जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है, आप जैसे ही एटम के बारे में जान लेते हो, अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि भाई ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं। अच्छा, मैं मोस्टली बच्चों से पूछता हूं कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो आप लोगों को नहीं आते। हालांकि ये 9th में भी आपने पढ़े होते हैं, केमिस्ट्री में भी, और बायो के अंदर भी, जो आपका चैप्टर 1 है उसके अंदर लिखा हुआ है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं। मैं इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को दो तरीकों से मैं डिफाइन कर सकता हूं। पहला आसान तरीका, अगर कोई भी आपसे पूछे कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं, तो आपने कहना है कि सर वो पार्टिकल जो एटम के अंदर मौजूद होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल। बेटा, वो पार्टिकल जो एटम के अंदर रहते हैं उन्हें हम किस नाम से पुकारते हैं जी? सब एटॉमिक पार्टिकल। या आपका ये दिल नहीं कर रहा तो एक और भी है डेफिनेशन, कि जब हम किसी एटम को ब्रेक करें, उसको तोड़ने पे जो पार्टिकल हमारे नसीब में आते हैं, जो हमें मिलते हैं, उनको भी हम क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल। तो अब पहले वाली डेफिनेशन याद रख लो कि कोई भी आपसे पूछे व्हाट आर या व्हाट इज सब एटॉमिक पार्टिकल, तो आपने कहना है जी द पार्टिकल दैट कैन एग्जिस्ट इनसाइड द एटम। वो पार्टिकल जो एटम के अंदर रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल। चलें, इसके अंदर सबसे महंगा तरीन एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करने लगा हूं। बच्चे, इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की तादाद जो एटम के अंदर रहते हैं कितनी है? मोर देन 100। तो एमसीक्यूज याद रखना, मोर देन। आप लोगों ने सब एटॉमिक पार्टिकल की हेडिंग लगा ली हुई है, उसके नीचे सब एटॉमिक पार्टिकल की डेफिनेशन भी लिख ली है। अब आपने उसके नीचे ये वाली बात लिखनी है कि मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द एटम। उनके नाम क्या हैं जी? उनके नामों में बड़े बड़े नाम जो आपने पहले सुन रखे हैं। एक है जी इलेक्ट्रॉन। मैं आज आप लोगों के साथ वो 100 से ज्यादा पार्टिकल शेयर करने लगा हूं, क्या याद करोगे? इलेक्ट्रॉन। एक होता है जी प्रोटॉन। इसके अलावा एक होता है जी न्यूट्रॉन। एक होता है जी आपके पास हैप्रॉन। एक आपके पास होता है जी पॉजिट्रॉन। एक आपके पास होता है जी न्यूट्रिनो। एक आपके पास है जी एंटी न्यूट्रिनो। इसके अलावा है आपके पास जी मैसन्स। और यार बस बाकी भूल गया, एटीसी लेगा। और आप लोगों को भी सारे याद रखने की जरूरत नहीं है। आप लोग जस्ट इतना याद रखना कि एटम के अंदर हमारे पास मोर देन 100 पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। और उनके नाम क्या हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये नाम 3 आपने पहले से सुन रखे थे। इसके अलावा पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। इसके अलावा पॉजिट्रॉन, हैप्रॉन, मैसन्स, एटीसी और भी हैं। अच्छा जी, अच्छा, इसके अलावा जो अगली आपने हेडिंग लगा लेनी है, फंडामेंटल पार्टिकल। आज तक लोगों को यह नहीं पता चला
कि फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन से हैं और सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं। आप लोग बड़े कंफ्यूज होते हो, आज आपकी सारी कंफ्यूजन दूर करते हैं। तो हेडिंग लगा लो नीचे, फंडामेंटल पार्टिकल। बच्चे याद रखना, फंडामेंटल का मतलब होता है बुनियादी। ये मैं अब इसके ऊपर आ चुका हूं, इन पार्टिकल्स के ऊपर, फंडामेंटल पार्टिकल्स। बच्चे जो हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, फंडामेंटल का मतलब होता है बुनियादी, अहम। और बच्चे याद रखना, इनकी तादाद टोटल है 3। कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपसे कोई भी पूछे व्हाट आर फंडामेंटल पार्टिकल्स, तो आपने कहना है सर द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये बच्चे इन 3 को हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल। अच्छा, लोग ना आपको कंफ्यूज करते हैं, वो कहते हैं क्या हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स को फंडामेंटल कह सकते हैं? हरगिज नहीं, कभी नहीं कहना, क्योंकि सब एटॉमिक पार्टिकल्स में और ये वाले लोग भी तो मौजूद हैं, इसलिए कभी भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स को फंडामेंटल नहीं बोलना। क्या मैं फंडामेंटल को सब एटॉमिक पार्टिकल बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं, क्योंकि ये जो 3 पार्टिकल्स हैं, यही 3 हम कहां लिखते हैं? सब एटॉमिक में भी। तो मालूम हुआ कि फंडामेंटल पार्टिकल्स को तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जा सकता है, लेकिन हम लोग कभी भी बच्चे जो हमारे पास है ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स, हम इनको फंडामेंटल नहीं बोल सकते, सिर्फ इन 3 पार्टिकल्स को। और इसकी भी वजह है कि हम सिर्फ इन 3 पार्टिकल्स को क्यों फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने कॉलेजेस के सारे टीचर से इसकी रीज़न ज़रूर पूछोगे और कमेंट करके मुझसे भी पूछोगे कि भाई हम लोग इन 3 पार्टिकल्स को ही क्यों फंडामेंटल बोलते हैं। हालांकि एटम के अंदर तो मोर देन 100 पार्टिकल्स थे, लेकिन ऐसी क्या अहम चीजें इन 3 पार्टिकल्स के अंदर मौजूद हैं जिसकी वजह से हम इनको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स। कितनी टाइम? अच्छा जी, ठीक है जी बच्चे। अब हिस्ट्री जो है ना, इसकी मैं अभी स्किप करने लगा हूं। मैं चाह रहा हूं कि जो आपका अगला एक टॉपिक है वो छोटा है, 10 मिनट का है, एविडेंस ऑफ एटम। मैं उसके साथ आप लोगों को ये बताऊंगा कि हिस्ट्री ऑफ एटम के बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा, और इसके साथ मैं आपको बताऊंगा एविडेंस ऑफ एटम। तो हम और भी बहुत सारी बातें सीखने वाले हैं एटम से मुतल्लिक, जिसको हम क्या बोलेंगे? हिस्ट्री ऑफ एटम और एविडेंस ऑफ एटम। ये दोनों टॉपिक आपके लेक्चर 2 में आने वाले हैं। आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आप लोग के लिए हेल्पफुल साबित होगा, और आप मेरी सारी वीडियो देखते रहिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज़।